नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के बारे में। दरअसल जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन की टीम को बनाना बहुत कठिन काम होता है। और जब हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने, बीडी शर्मा को उन्होंने रिप्लेस किया, तब लग रहा था कि उनके लिए बहुत कठिन होगा अपनी नई टीम को बनाना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, लोग कहते कि हमारा अनुमान सही निकल रहा है और हेमंत खंडेलवाल को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कह सकते कि 3 महीने 21 दिन बाद हेमंत खंडेलवाल ने जो अपनी टीम बनाई है, वो भाजपा के पिछले लगभग 10 साल में किसी अध्यक्ष के मनोनयन के बाद, चुने जाने के बाद, ये सबसे कम अवधि के बीच का मामला है जिसमें उन्होंने अपनी कार्यकारिणी को बना लिया, उसकी घोषणा कर दी है। और सबसे खास बात है कि इसमें नयापन भी है और पुरानेपन का मिश्रण भी है। जो उनकी टीम है उसमें 13 पुराने लोग हैं और 16 नए लोग हैं। इसका मतलब कि उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की है कि नए लोग भी आएँ और पुराने को भी स्थान दें। ये है परिवर्तन का एक समन्वय के साथ काम करने के एक तरीका। कई बार होता है कि पूरे घर के बदल दिए आपने बल्ब, तो फिर दिक्कत जाती है। और जो चीज़ नज़र आती है हेमंत खंडेलवाल की टीम में, वो ये कि इसमें सत्ता और संगठन के साथ साथ संघ के बीच भी समन्वय दिख रहा है। आरएसएस से जो लोग भाजपा में आए हैं उनके लिए भी उन्होंने उचित स्थान दिया है। और जो सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ के जो लोग हैं उनको भी उन्होंने तवज्जो दी है। हम बात करें, हालांकि जब भी बात करते तो कहते कि कांग्रेस से आए ज्योतिराज सिंधिया, उनको आए हुए टाइम हो गया और उनकी टीम भी भाजपा के भीतर पानी में दूध या दूध में पानी की तरह मिलने की कोशिश कर रही है। हम तो ये भी कहते हैं कि वो दूध में मिश्री की तरह मिलने की कोशिश कर रही है। उस लिहाज से उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को भी बैलेंस किया है, सत्ता संगठन के साथ संघ। तो कह सकते हैं कि अगर हेमंत खंडेलवाल की लंबे समय तक चली तो भाजपा में हेमंत ऋतु जरूर आएगी, जिसके संकेत मिल गया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जयंत सिंह तोमर जी। जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी, क्लियर है। रंजन जी, शुरुआत आपके साथ, फिर मैं सूरज जी की तरफ आऊंगा और अंत में जयंत जी की तरफ। कैसा लगता है आपको, हेमंत ऋतु आती हुई प्रतीत होती है? अभी वक्त है, क्योंकि हेमंत तो जब तक ये रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष, तब तक पार्टी में हेमंत तो रहेगा। अब ऋतु की हम बात करें तो वो कई बार बसंत भी आता है, फिर शिशिर भी आता है और उसके बाद ग्रीष्म और फिर बहुत शरद ऋतु भी आती है। लेकिन हेमंत ऋतु के बारे में कहते हैं कि वो बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बहुत आनंदकारी होती है। तो भाजपा में जो कार्यकर्ता निष्ठ लोग हैं वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे होंगे, उनको लग रहा है कि हेमंत ऋतु सही में आ गई है। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं हेमंत खंडेलवाल जी की नई कार्यकारिणी को? जो उन्होंने बदलाव किए हैं वो लगते नहीं कि बदलाव हुए और लगते भी हैं कि बदलाव हुए हैं। 13 नए लोग हैं, 13 पुराने लोग हैं और 16 नए लोग। 7 महिलाओं को जगह मिली है। पिछली बार जो संख्या थी उसमें 14 उपाध्यक्ष अब बनाए हैं और सिर्फ 9 उपाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको उन्होंने स्थान दिया है। ये भी एक खास बात है। आपकी राय, सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अभी शुरुआत है और सबकी निगाह थी कि चूंकि संगठन से आए हुए हैं अध्यक्ष महोदय, जी तो ये निगाह थी कि क्या संगठन का जो एक छाप होती है वह कार्यकारिणी पे दिखाई पड़ता है नहीं। मुझे लगता है कि कमोवेश वो सफल हुए हैं। और जहां तक आपने कहा था शुरू में कि समय की जो बात है, समय पे तो इतना लगता ही लगता है, इससे ज्यादा समय भी लगता रहा पहले। क्योंकि जब आपने शुरू में जो बात कही थी, मैं पूरी सहमत हूँ। जब सत्ता आपकी रहती है, जी सरकार आपकी रहती है, ऐसे में कार्यकारिणी बनाना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ चेहरे हैं वो जो आपने संघ वाली बात कही, मुझे लगता है कि निगाह रखने लायक है। सुमेर सिंह सोलंकी का नाम मैं खास कर जिक्र करना चाहूंगा। जी आपको याद होगा राघवेंद्र जी, इनकी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को ले भी चली थी कि अध्यक्ष बनाए सकते हैं। संघ के आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, और उनको कुछ आगे की रणनीति को सोचते हुए उनको पार्टी में लाया गया, राष्ट्रपति में भेजा गया।
और उस समय संगठन में लाना स्टेट में, जी। मुझे लगता है संघ की जो दीर्घगामी जो रणनीति है उसका एक पार्ट हो सकता है। तो जो कहते हैं फेस टू वॉच, तो सुमेर सिंह सोलंकी को वॉच कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरा है कि जो मीडिया इंचार्ज है उनका काम अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जो पूरी कार्यकारिणी में अगर किसी को लगता था कि मीडिया इंचार्ज के परिवर्तन नहीं होगा, वो सही हुआ है। क्योंकि मीडिया को लेकर के, मीडिया के साथ खड़े होना, मीडिया से बातें करना, इंटरेस्ट करना, ये मीडिया इंचार्ज ने बखूबी किया है। कम समय हुआ है, मुझे लगता है कि उनके नाम पर किसी को असहमति नहीं थी, तो शुरू से लगता था कि आशीष अग्रवाल को कंटिन्यू किया जाएगा। आपने जो कहा वो सही बात है, सारे जो बड़े धड़े हैं उनको लेके चलने की कोशिश हुई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लग रहा है कि कार्यकारिणी बनी हुई है और नई भी है, दोनों चीजें, पुरानी भी है नई भी है, तो अच्छा सम्मिश्रण है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जी। राघवेंद्र जी, ये तो एक पार्ट हो गया कि आप इनसे काम कैसा लेते हैं संगठन के बारे में। जो भाजपा, अभी चूंकि हम लोग तो पुराने हो गए हैं, भाजपा को रेगुलर कवर नहीं करते हैं, लेकिन मुझे दावा है ये कहने में कि जो जी। भाजपा को रेगुलर कवर करते थे अभी तक, या अभी जो कवर कर रहे हैं, उनसे पुरानी कार्यकारिणी के बारे में पूछ लिया जाए, किस पद पे कौन सा नेता है, कौन सा पदाधिकारी है, तो बताने में दो तीन चार नाम को लेकर के उसके बाद कोई बता नहीं पाएगा। जी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सबको काम देना, सबकी पहचान बनाना, और सबको पार्टी को, क्योंकि पार्टी देखिए छिंदवाड़ा में जो हुआ है, आपने छिंदवाड़ा में 29वां सीट तो ले लिया, लेकिन जो बच्चों की डेथ हुई है, तो उससे लग रहा है कि फिर संगठन और सरकार का निगाह छिंदवाड़ा से हटा है। ऐसे में कांग्रेस को फिर छिंदवाड़ा को वापस लेने में बहुत सहूलियत होगी। जी। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो देखना पड़ेगा खंडेलवाल जी को। तो ऐसे में अपनी टीम को उसको उपयोग में कैसे लाते हैं, और सही आदमी को सही जगह पे बैठा करके सही काम कैसे लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, एक बात में तो हेमंत खंडेलवाल जी ने नंबर ले लिए हैं, वो सबसे कम समय में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई। दूसरे नंबर उनको मिलते हैं इस बात के कि उन्होंने समन्वय की कोशिश की है। तीसरे नंबर इस बात पर मिलते हैं कि वो अभी तक लो प्रोफाइल हैं। अगर ये उनकी प्रोफाइल लो रहती है तो भाजपा के भीतर वो लंबा चल सकते हैं। अब वो कितना चलेंगे ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन लंबे समय बाद एक ऐसा लग रहा है कि जो संगठन निष्ठ या कार्यकर्ता निष्ठ कार्यकर्ता माने अध्यक्ष को पार्टी को मिला है। हम इसके पहले कि राकेश सिंह की बात करें, सब पार्टी के थे। बीडी शर्मा जी की बात करें, पार्टी के थे। बीडी शर्मा जी तो ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने लोकसभा की सारी सीटें जीतकर भाजपा की झोली में डाली। तो सब भाजपा के हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हर एक में खासियत होती है। लेकिन लंबे समय बाद एक ऐसे लो प्रोफाइल अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल आए हैं। उनका परिवार भी, उनके पिताजी विजय खंडेलवाल जी ठाकरे जी के समय के, और ये जो खुद हैं, मुझे लगता है सुरेश जी, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं क्योंकि अध्यक्ष कोई बनता, मुख्यमंत्री जब कोई बनता तो लोग उनके बारे में अच्छा इच्छाई ढूंढते हैं, कमियां बाद में नजर आती है। अभी अगर हम अखबार की या मीडिया की भाषा में कहें तो अभी एक तरह से हनीमून पीरियड चलेगा बीजेपी संगठन और सरकार के बीच में। लेकिन जिस ढंग की प्रोफाइल हेमंत जी की है, वो झगड़ेंगे कम, तनाव कम होगा, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं है। झगड़े तब होते हैं जब मुख्यमंत्री बनने की रेस में अध्यक्ष आ जाए तो फिर मुख्यमंत्री उनको काटने लगते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। टीम उनकी लो प्रोफाइल है, वो स्कूटर पर बैठ कर घूम सकते हैं, वो कहीं चाय के टपरे पर चाय पी सकते हैं। तो भाजपा के भीतर लंबे समय बाद इस तरह का माहौल बना, जिसको मैं हेमंत ऋतु कहता हूं। आपकी राय, किस ढंग से देख रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी की नई टीम को? देखिए, दोनों मुझसे बड़े पत्रकार हैं, आप भी और आदरणीय भाई साहब भी। तो इसलिए मैं जो है ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी अब शायद प्रशंसा ही करना पड़ेगी, क्योंकि ना ना ना, ये तो जिस तरीके की प्रशंसा हो गई, अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो फिर मैं लिस्ट में आ जाऊंगा कि ये तो बहुत नेगेटिव बोलता है। लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि कोई शक नहीं है कि पदाधिकारियों की जो घोषणा हुई है वो अच्छी घोषणा है, और संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा अभी ये कहा गया कि छिंदवाड़ा का ध्यान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल सही बात है। महाकौशल से केवल कोषाध्यक्ष देके फ्री कर दिया गया। महाकौशल का तो हमेशा से ही शोषण होता आया है मंत्रिमंडल में। ठीक है, इस बार दो लोग हैं,
2-3 लोग हैं, पर महाकौशल का ध्यान दिया नहीं जाता और सबसे ज्यादा सीटें वहां से ले ली जाती। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात राघवेंद्र जी जो मैंने महसूस की है, और वो ये महसूस की है कि लंबे समय बाद महामंत्री संगठन ने संगठन यानी पदाधिकारियों का निर्माण किया है। क्योंकि उसमें इसमें मुझे हेमंत जी कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत ही बढ़िया आदमी है, व्यवहारिक है, लो प्रोफाइल है। किसी प्रकार का उनको आगे उनको ये भी नहीं उम्मीद कि लगा के बैठे, आस लगा के बैठे कि भाई मुझे कोई मुख्यमंत्री बनना है या मुझे भाजपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी बनना है। वो मुझे लगता है कि उनका जो प्रोफाइल था वो हाईएस्ट हो गया है। जी। इसलिए वो जो लो प्रोफाइल है इसके कारण ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी विशेषता है और उस विशेषता का मैं पक्ष रख रहा हूँ। तो ये पूरे का पूरा संगठन का जो स्ट्रक्चर बनाया है, यानी पदाधिकारियों की जो घोषणा की गई है, वो महामंत्री संगठन और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है तैयार की गई है, क्योंकि ये सारा देख रहा है। भोपाल को बड़ा नुकसान हुआ इस सारे उससे, क्योंकि हमने 3 लोगों को खोया और एक व्यक्ति को प्राप्त किया है। आलोक शर्मा जी और सीमा सिंह पहले उपाध्यक्ष थे, दोनों को हटा दिया गया। और अभी जो है केवल भगवान दास सबनानी की जगह राहुल कोठारी जी को लाया गया। वो युवा है, मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि चलो संगठन के अंदर उनको भेज दिया जाए, तो एक अच्छा जो तालमेल संगठन और सरकार के बीच में हो सकता है वो राहुल कोठारी जी कर लेंगे। और राहुल कोठारी जी के काम करने का तरीका भी ऐसा है, इसलिए उनको जो है ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप ये देखिए कि रजनीश अग्रवाल जी लंबे समय से 10 साल से केवल वो प्रदेश मंत्री बने हुए हैं, उनको एक कदम एक सीढ़ी पर आगे बढ़ाने के लिए योजना ही नहीं बन रही। तो और वो बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा संगठन का काम करते हैं, लेकिन नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि ये है माना जा सकता है। अब आप रीवा के व्यक्ति को कार्यालय मंत्री बना रहे हो, तो रीवा का व्यक्ति यदि कार्यालय में कितने दिन बैठेगा? और रीवा का व्यक्ति भाई आमतौर से हमने देखा कि इससे पहले जो बनते थे, चाहे बाबा मजुमदार से लगा करके और अभी राघवेंद्र तक, राघवेंद्र जी जो है निश्चित रूप से शिवपुरी के हैं, लेकिन रहते भोपाल में है। अब ये वर्तमान के प्रदेश कार्यालय मंत्री यदि भोपाल में रहने लग जाए, अपना मकान खरीद लें, तो एक बात अलग है, अन्यथा। पर इस सारे जो कसरत है, कवायद है, उसमें हेमंत जी किसी एक व्यक्ति के सर पे हाथ रख के कह दें कि ये मेरा पदाधिकारी है, क्योंकि हेमंत जी के स्वभाव में ही पूरा संगठन है, तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी को फोन करके वो ये कह दें कि ये काम कर लेना, और विश्वसनीयता से कि भाई ये मेरा आदमी है, जैसे 5 लोग लेते थे पहले, जो है बीडी भाई थे, वो भी, उनकी भी ये स्थिति थी कि भाई किसी को फोन करते थे तो ऐसा था उनका कि ये 5 लोगों की टीम है, मतलब बीडी भाई का संदेश आ गया। तो ऐसा कोई अभी मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया। एक बात तो ये बन जाएंगे, क्योंकि वो लो प्रोफाइल व्यक्ति है। दूसरी बात एक मैंने महसूस की है कि आपने क्या पैरामीटर्स रखे हैं, क्या मापदंड रखा है, ये जो है दोनों तीनों बड़े लोग ही जानते हैं। क्योंकि देखिए, जिला अध्यक्ष था, कोई जिला अध्यक्ष जो है जिनको आपने हटा दिया, उस जिला अध्यक्ष को आपने राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी नहीं बनाया, केवल गौरव जी को छोड़ करके। गौरव जी का और संगठन महामंत्री जी के व्यक्तिगत संबंध है, उनके कारण उनको पदोन्नति मिली है। अन्यथा कोई भी जिला अध्यक्ष जो है, जो इससे पहले था, उसको कहीं पदाधिकारी बनाया होगा तो शायद मेरे को पढ़ने में नहीं आया। आप दोनों सीनियर हैं, तो रंजन जी सीनियर हैं, आप सीनियर हैं, रोजमर्रा का देखते हैं आप, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पदाधिकारियों का समन्वय अच्छा बनाया गया। काम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति आज की तारीख में है, और पिछले 3-4 बरस से, मैं 5 बरस से नजर मार रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो केंद्रीय कार्यालय से आई चिट्ठी के आधार पर चलता है। बाकी किसी को कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वहां एक केंद्र से एक चिट्ठी आती है कि आपको इस महीने में ये 5 कार्यक्रम करना हो, तो 5 की जगह 5 ही करते हैं, छठा नहीं कर पाते। तो जी। इस प्रकार के संगठन में मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है, और एक बहुत अच्छा समन्वय चल रहा है। लेकिन एक चीज को गौर करिए, इस सारे सारे समीकरण में कुछ लोगों को जो है दूर किया गया है, जिसमें जैसे सबनानी जी को दूर किया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को जानबूझ करके भी किया गया हो, कुछ लोगों को जानबूझ के लिया भी गया हो। तो मुझे लगता है कि संगठन के निर्माताओं को ये ध्यान था। एक और अच्छा काम राघवेंद्र जी इसमें होगा, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, जी। वो ये होगा कि सरकार और महामंत्री संगठन के बीच में एक जबरदस्त समन्वय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महामंत्री संगठन की भी तो नियुक्ति होना है ना अभी 2-4 महीने बाद, फिर क्या होगा? या तो जो है हितानंद जी रेगुलर हो जाएंगे, और जिसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि काफी अच्छा समन्वय जानते हैं वो, संगठन में भी समन्वय कर लेते हैं, ऊपर भी समन्वय कर लेते हैं, और सरकार में भी समन्वय कर लेते हैं। इसलिए वो जो आजकल जो एक पॉलिटिक्स में सेटिंग होती है ना,
उसके उसके हिसाब से जो है काफी एक अच्छा उनका जो है माना जाता है, अच्छी पकड़ है और संगठन में भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। अब देखिए उनके रहते हुए ही तो 29 सांसद जीते हैं, नहीं तो इससे पहले के कितने संगठन महामंत्री बड़े बड़े नाम रहे, कौन कौन जिता पाया 29, लेकिन हितानंद जी ने जिता दी। अब ठीक है अपन बीडी शर्मा जी का नाम लें क्योंकि वो भाई मुखिया थे, तो अब चार चार छह महीने बाद तो बीडी शर्मा जी को कोई कहेगा भी नहीं कि उनने उनके कार्यकाल में 29 जीते थे, सब कहेंगे हितानंद जी के कार्यकाल में जीते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बनाई गई है ये टीम, ये एक बहुत बेहतरीन टीम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बीच बीच में चर्चाएं लाने की कोशिश की जाती थी किसी के द्वारा या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के द्वारा कि जी अब हम सीनियर लोग क्या करेंगे, मुझे लगता है आज जो घोषणा हुई है पदाधिकारियों की उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक परिपक्व राजनेता के रूप में एक संगठन के अंदर एक जबरदस्त पकड़ का संदेश दिया है। मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बिल्कुल। का। सुरेश जी, असल में पहले दिन हम कितनी आलोचना ढूंढ सकते हैं। हम अगर बहुत नेगेटिव भी होंगे तो नई नई बहू जब आती है तो उसकी अच्छाई सब देखते हैं, वो कोई भी काम करती है तो ठीक ही लगता है। अभी तो सत्ता में संगठन में जो लोग हैं उनके हाथ की मेहंदी भी नहीं धुली हुई है। तो मुझे लगता है कि हम अगर मैंने तो अगर समन्वय की बातें की है, मैंने देखिए एक भी आलोचना नहीं ढूंढी। मैंने जो बातें की है वो व्यवहारिक है। भाई ये मान सकते हैं कोई नहीं नहीं, लोग किसी को आपकी बुरा एक लगे, बात, वो उनका आपकी उसका स्वभाव है, एक बात नहीं, सारी उसका बातें अपना व्यवहारिक स्वभाव हैं। है। सुन तो आप मेरी सुन लीजिए। आप, मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि शुरुआत में प्रशंसा होगी तो मैं कितनी आलोचना करूंगा। हमारा कहना है कि अभी आलोचना का समय नहीं है। पत्रकार है वो आलोचना करेगा, हम सब करेंगे आलोचना। और ऐसा नहीं है कि हेमंत जी की अगर आज प्रशंसा हो रही है तो कल उनकी आलोचना नहीं होगी। अगर वो गड़बड़ करते दिखेंगे तो आलोचना इसी मन से हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन आज तो उनकी लेकिन कारकर्दनी बनी आपने है। ये पहले दिन राघवेंद्र जी ही ये अगर कैसे हम अनुमान लगा दिया छिद्रानुवेशन कि मैंने करेंगे। ये कहा कि मैं आलोचना करूंगा? मैंने ये कहा कि आप दोनों ने इतनी अधिक प्रशंसा कर दी है कि मैं यदि थोड़ा सा भी बोलूंगा नहीं नहीं, तो वो आप बहुत आलोचना सारा मानी बोलिए, जाएगी। मैंने ये कहा है, इसलिए इसलिए मैंने मैंने आपको ये नहीं बहुत कहा, सारा बोलने का मैंने टाइम ये दिया। नहीं आप कहा। देखिए, आपको ही लगा कि आप टाइम बहुत दोनों ने ज्यादा इतनी है। प्रशंसा कर दी, आप प्रशंसा लोगों ने नहीं, इतनी प्रशंसा कर हमने दी, मुझे लगता है हमने जयपुर व्यवहारिक पुलिस का डर है आपको भी। सुरेश जी, ये अव्यावहारिक हो जाता है कि किसी जी। ने आज ही टीम बनाई और आज ही उसकी आलोचना कर दे। आलोचना का आधार क्या है? अभी तो काम ही शुरू नहीं समीक्षा किया। की है मान्यवर, समीक्षा है, ये आलोचना नहीं है, हाँ, समीक्षा वो है। मैं वही, कोई खुल करके ये नहीं कह सकता कि इसमें शिवराज जी का आदमी कौन है, कोई खुल करके ये ये नहीं कह सकता बीडी यही तो शर्मा का आदमी कौन है, कोई देखिए। खुल करके ये नहीं अभी कह सब सकता तो ये कह सकता इसी है में कि वक्त इसमें निकल सिंधिया जाएगा का आदमी है। जी, इसी में समय निकल जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि पहले दिन ये आलोचना करें और पत्रकार आलोचना करें तो ये लगेगा कि ये पत्रकार अपरिपक्व हैं। अभी उनका काम करें, गुण दोष पर बातचीत करेंगे कि अभी तो गुण ये है कि वो लो प्रोफाइल है। गुण ये है कि आप ये स्थापित क्यों कर रहे हो कि मैं आलोचना कर रहा हूँ? ना ना, आप आलोचना, आपने कहा मैंने कि समीक्षा की है, क्या करूं मैंने तो कहा कि कर सकते हैं आप। अभी मैं अगर आप समीक्षा करी है, मैंने आलोचना नहीं करी। करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं समय दे रहा हूं आपको। क्योंकि मैं 40 साल से भाजपा को देख रहा हूं और जो आजकल बड़े पदाधिकारी हैं चलिए, वो मेरे जमाने में मैं छोटे लौटता हूं, कार्यकर्ता आपके थे, पास लौटता हूं। इसलिए अभी तो इसलिए समीक्षा का मेरे पास अधिकार है। मैं आपकी समीक्षा का अधिकार छीन नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले दिन ही आप समीक्षा करेंगे तो वो उचित नहीं लगता। आप करें तो करें, मैं समय दे रहा हूं आपको। सर्वाधिक समय दिया मैंने इसीलिए ताकि आप ये ना कहें कि सबने प्रशंसा की तो मुझे समीक्षा का मौका ही नहीं मिला। जयंत जी, सवाल है कि राजनीति में शुचिता की बात होती है, चाल चरित्र चेहरे की बात होती है, तो जो चीज़ है हेमंत खंडेलवाल जी की, जो हम पुराने अध्यक्षों में तुलना करें, राकेश सिंह जी हुआ करते थे, बीडी शर्मा हुआ करते थे, उस हिसाब से ये जो अध्यक्ष हैं ये लो प्रोफाइल हैं और इस वजह से कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम में से कोई हमारे बीच का आदमी है। ये उनकी सफलता है। फिर जो टीम बनाई है वो भी ऐसी है कि जिसमें उन्होंने कोई बहुत ही आसमानी सुल्तानी काम नहीं किया कि बड़ी क्रांति कर दी हो। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है। और उसके बाद जो उनकी टीम के लोग हैं उनका आचरण गड़बड़ होगा तो हम आलोचना भी करेंगे। नयापन भी नहीं है और नयापन भी है, ये भी है। और सबसे खास बात है कि वो खुद लो प्रोफाइल है। यही सबसे उसका केंद्र में है कि उनकी प्रोफाइल हाई नहीं है, कलफ वाला मामला नहीं है। कुछ तो कलफ लगा के कपड़े पहनते हैं और कुछ कलफ पीकर निकलते हैं। तो ये अध्यक्ष कलफ पीकर निकलने वालों में नहीं है। ये इनकी सबसे पॉजिटिव चीज़ है। आपकी राय इसमें? राघवेंद्र जी, कोई भी कार्यकारिणी जब बनती है और उसका जब समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि उसमें क्षेत्रीय संतुलन कितना है, समुदाय के आधार पर या जातिगत आधार पर संतुलन कितना है, शहरी ग्रामीण का संतुलन कैसा है, लैंगिक स्त्री पुरुष महिला इनकी भागीदारी कितनी है। ये इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। अनुसूचित जाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति,
पिछड़े वर्ग के और सामान्य, उसका एक संतुलन है कि नहीं, ये खास तौर पे देखते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें इस कार्यकारिणी को तो ये काफ़ी संतुलित नज़र आती है। इसमें लता बानखेड़े को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और सुमेर सिंह सोलंकी का जो नाम हाल अभी रंजन जी ने लिया, तो बताया ही कि पहले प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बार उनको संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और मीडिया प्रभारी बदले नहीं गए। ये 3 बातें खास तौर पे इसमें से निकल के आती हैं। जो अध्यक्ष हैं भाजपा के खंडेलवाल जी, उनके विषय में आपने जो बताया, तो उस संदर्भ में हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि हम जब टोल टैक्स नाके पे जाते हैं तो हम तो अपना टोल टैक्स देते हैं और अगर मैं कोई बाध्यता तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे साथी अगर इसका पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इससे एक बड़ा अच्छा संदेश आम जनता के बीच में जाता है कि एक रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष जब इतनी सादगी के साथ रह सकता है तो कार्यकर्ताओं को भी रहना चाहिए और रह भी सकते हैं, उसे संदेश ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में ही कह दिया था, मुझे वो शब्द बिल्कुल बाकी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संकेत भी दिया था कि इसमें उन्होंने कहा था कि ठीक से नहीं चलेंगे, तो उसके विषय में भी उन्होंने कुछ कहा था। जी, उन्होंने कहा था जो पार्टी लाइन से नहीं चलेंगे तो उनको दिक्कत जाएगी, तो ये उनका मैसेज था कुल मिलाकर। लेकिन अभी तो यह है कि रंजन जी अब सिर्फ 2-2.5 मिनट बचे हैं, तो पहले दौर की बातचीत में पर्याप्त समय मिल गया था, अब सिर्फ संपादक की टिप्पणी जैसी बात होगी। जहाँ तक मीडिया प्रभारी की बात है तो मैंने मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा कि मीडिया का मामला है, अब उसकी प्रशंसा और या कुछ आलोचना करना है और नहीं करना है इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि अक्सर मीडिया के लोग मीडिया प्रभारी की प्रशंसा ही करते हैं। तो मैंने इसलिए उस विषय को नहीं छोड़ा, लेकिन नहीं छुआ था। लेकिन सवाल बस ये है कि मैंने कहा बहुत दिनों बाद एक बिना कलफ पीकर निकलने वाला, कम कलफ वाले कपड़ों में पहनने वाला एक अध्यक्ष मिला है और जो टीम बनी है उससे ये मैसेज गया कि उनकी प्रोफाइल लो है, इसकी बहुत दरकार थी। काम हाई प्रोफाइल हो, आपका व्यवहार लो प्रोफाइल हो, आम कार्यकर्ता को, आम जनता को यही रास आता है। बाकी तो लोग तुलना करेंगे, समीक्षा करेंगे कि काम आपने कितना अच्छा किया है और उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, 6 महीने का, 8 महीने का। उसके बाद हम भरपूर समीक्षा भी करेंगे और अच्छा काम होगा तो प्रशंसा होगी और गड़बड़ होगा तो आलोचना भी होगी। आपकी इस बार छोटी सी टिप्पणी। मेरा पहला सेंटेंस यही था राघव जी कि शुरुआती समय है, तो उसको मैंने इसलिए समअप किया कि अभी देखना कि जो भी लोग चुने गए हैं जी, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट वर्क, वो कैसे लेते हैं, हमने कहा आगे देखने वाली बात होगी। अब उनकी पूरी परीक्षा ऐसी में है कि किसी भी आदमी को जो पदाधिकारी है वो उसके काम से पहचाना जाए, जिससे मैंने शुरू बात आपसे कही थी कि जो लोग बीजेपी कवर करते हैं उनको भी आज पूछा जाए तो बहुत से पदाधिकारियों का नाम नहीं पता होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है पार्टी को लेकर के, पार्टी को और मजबूत करना। तो कितना कर पाते हैं ये आगे देखने वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल, पार्टी तो मजबूत है तभी तो लगातार सत्ता में है। पार्टी और मजबूत है, मजबूत करने की बात है। पार्टी मजबूत है तभी तो सारी 29 की 29 सीटें वो जीत गए। अब पार्टी में जरूरत इस बात की है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, मंत्रियों का आचरण सुधरे और वो वैसा हो जो लोगों को स्वीकार हो। वो ऐसा ना हो एक राजा की तरह हो, एक बहुत बड़े आदमी की तरह हो, क्योंकि वो जनता के लोग हैं, इसकी दरकार है। और अगर इसमें वो सफल होते हैं तो फिर माना जाएगा कि उनकी जो टीम है वो बेहतर है। सुरेश जी, आपकी इस बार छोटी सी टिप्पणी, पिछली बार बातचीत में पर्याप्त मुझे लगता है कि समय मिल गया था और अब समय की स्थिति है कि घड़ी। मैं केवल एक लाइन बोलना चाहता हूँ राघवेंद्र जी जी, कि मैं टीवी पर भी वही बोलता हूँ और जनता के बीच में भी वही बोलता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में भी हूँ। मुझे ये ढोंग नहीं आता कि मैं टीवी पर बैठ करके प्रशंसा करूं, और ये तो इसलिए मैंने जो बोला है वो बहुत व्यवहारिक है। मैंने पदाधिकारियों के चयन किए जाने की समीक्षा की है, उनके काम की समीक्षा नहीं की, क्योंकि उन्होंने काम तो किया ही नहीं है। 2 घंटे पहले तो बने, क्या काम किया हो, उनकी क्या समीक्षा करेंगे। तो जो प्रक्रिया अपनाई गई है पदाधिकारियों के बनाने की, पदाधिकारियों के हटाने की, 33% आरक्षण की, बाकी के समुदायों को शामिल करने की, मैंने उस पर कहा है। और ठीक, फिर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी और महामंत्री संगठन जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संगठन का काम किया। लेकिन आप एक लाइन समझिए कि रंजन जी जैसा सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों को पदाधिकारियों के नाम नहीं मालूम,
इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है? इसका मतलब ये है कि ये लो प्रोफाइल जो है तो भैया राजनीति में कोई लो प्रोफाइल नहीं रहता। राजनीति में एक प्रोफाइल होता है कि आप, जनता चलिए आपको पहचाने। चलिए अब ठीक है, हमारा लेकिन पत्रकार जो है, यदि यदि पदाधिकारियों को नहीं सबकी पहचाना, फिर ऐसे लो प्रोफाइल का मतलब क्या है, सबकी बताइए ना। अपनी अपनी राय है, लेकिन जो जी। काम नहीं करेगा तो उसको पहचान बनाने में दिक्कत जाएगी। रंजन जी का आशा यही था कि वो इतने सक्रिय नहीं थे कि लोग उनको जाने। और जहां तक आपने कहा कि मैं जो बोलता हूं टीवी पर जनता के बीच में और कार्यकर्ता में, मुझे प्रशंसा का ढोंग नहीं आता है, तो हम ढोंग नहीं कर रहे हैं, अपन तो जो बात है वो कर रहे हैं। ढोंग करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। अभी तो सिर्फ ये कि जो पहला दिन है, पहले दिन में ये समीक्षा करेंगे तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा जिनकी हम समीक्षा कर रहे हैं, और हमारे साथ भी हम अन्याय करेंगे। लोग कहेंगे कि इनको बहुत जल्दी थी, पहले दिन ही समीक्षा करने में जुट गए। तो मुझे लगता है कि ये ढोंग नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक बात है, और हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर ही पूरी चर्चा कर रहे हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी, समय खत्म हो चला है। राघवेंद्र जी, आने वाला समय बताएगा कि जो कार्यकारिणी बनी है वो किस तरह से काम करती है और पार्टी को और कितना मजबूत कर पाती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी में दरकार थी एक लो प्रोफाइल। मैं लो प्रोफाइल बार बार इसलिए कहूँगा क्योंकि हम तुलना करेंगे पिछले 3-4 अध्यक्षों से, उस हिसाब से अभी ये लो प्रोफाइल है। जिस दिन हाई प्रोफाइल हो जाएंगे, हम सबसे पहले कहेंगे कि इनकी प्रोफाइल बदल गई, इन्होंने भी रंग बदल लिया। टीम अच्छी है, काम अच्छा करेंगे तो उसकी भी हम बातचीत करेंगे, और नहीं करेंगे तो कहेंगे कि ये सब शोभा की सुपारी है, शोकेस में सजे हुए लोग दिख रहे हैं, काम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बीजेपी है, इसमें काम कराना संगठन को आता है और वो काम कराना जानते हैं। ये भाजपा संगठन की खूबी है। अध्यक्ष कोई बन जाए, पार्टी काम करती है, और इसीलिए कई बार सामूहिक जिम्मेदारी में लोग कहते हैं कि जो नतीजे आए, एक के बदले पूरी पार्टी को श्रेय, और हारे भी तो फिर पूरी पार्टी को श्रेय जाता है। जीतने पर तालियां तो हारने पर गालियां भी लोग खाते हैं और लोग देते भी हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, और जयंत जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।